बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से हों। रब आपको, आपके प्यारों को, सबको खुश रखे, सलामत रखे, सेहत के साथ रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, क्योंकि ज़िंदगी तो गुजर जाती है बीमारी में भी और जो है मुश्किलात में भी। लेकिन कितना अच्छा होना कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और हम हर चीज़ को एंजॉय कर सकें, क्योंकि लाख आप लग्जरी लाइफ गुजार रहे हों, आपके अकाउंट में ज़ीरो बढ़ते जा रहे हों, लेकिन अगर आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आप चीज़ों को बरत नहीं पाते, आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। वो जो खुशी होती है ना, वो जो दिल का पेट भरता है, वो नहीं भर पा रहा होता, सिर्फ ज़िंदगी गुजर रही होती है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना हर शख्स के लिए, वो जिस लेवल पर भी है, जिस उम्र में भी है, जिस ओहदे पर भी है और जिस लेवल पर भी अपनी लाइफ को गुजार रहा है, बहुत कहना चाहिए नॉर्मल से स्टैंडर्ड है। अगर उनको आप स्टार्ट से ही अपनी लाइफ में फ़ॉलो करके चलें तो शायद बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल की ज़रूरत नहीं होती कि आप अपनी सेहत को जो है वो नॉर्मल रख सकें। बट येस, कुछ मसाइल पैदा होते भी हैं, उनमें अक्सर व बेशतर हमारी अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ होती हैं। हम महसूस ही नहीं करते कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, जो हवा है, वो हम पर कितनी असरअंदाज हो रही है, सांस के थ्रू हमारे अंदर जा रही है। उससे बढ़कर जो हमारा चॉइस ऑफ फूड है, जिसकी तरफ हम हाथ उठाते हैं और ख़ुद उस चीज़ को जो है वो अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं थ्रू फूड, वो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खाते हैं, आप चस्के की तरफ जाते हैं या सेहत की तरफ जाते हैं। ये दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के बस में हैं, जिनको मैनेज किया जाता है। जब वो नहीं करता, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं गुजारता, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं बढ़ता, तो फिर बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा होती हैं। मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हूँ, चाहे उनके मसाइल हों, उनकी सेहत हो, उनके घरेलू इशूज़ हों। आज भी एक स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करें। स्पेशल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो खातून मौजूद हैं वो ख़ुद भी और इनकी वालदा भी जो हैं वो हमेशा इसी हवाले से काम करती रही कि जो हमारी औरत है, जिसे हम कहते हैं मजबूत होना चाहिए। खुदारा बच्चियों के लिए जहेज़ का ट्रंक लाने से बेहतर है कि आप उनको अच्छा खिला दें और उनको अच्छा पढ़ा दें, ताकि वो अपने आप को बुरे वक्तों में संभाल सकें। सेहत अच्छी होगी तो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगी, पढ़ाई कराई होगी तो शऊर के साथ अच्छे और बेहतर डिसीजन ले सकेंगी और किसी की जो है वो रहमो करम पे नहीं होंगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो एक औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब औरत मजबूत होगी तो फिर मर्द के शाना बशाना भी अच्छे से ज़िंदगी गुजारेगी। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे विमेन हेल्थ पर। मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं, बहुत अरसे से सर्व कर रही हैं, डॉक्टर उज़मा, इनको गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको वेलकम करते हैं सलाम पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, सेहत चाहे मर्द की हो या औरत की हो, ये हज़ार नेमत है, हमने सुना है। कितना इम्पॉर्टेंट है दोनों जेंडर्स के लिए कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है? देखें, सेहत वही वाली बात है कि जान है तो जहान है। True. तो इम्पॉर्टेंट यही है कि इंसान क्वालिटी लाइफ गुजारे, जितने दिन ज़िंदा रहे इस दुनिया में क्वालिटी लाइफ गुजारे और एक यूज़फुल बीइंग हो, वो अपनी मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए एक यूज़फुल ज़ाहिर है बंदा होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सेहतमंद हो। और बात यह है कि मर्दों की सेहत पे तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ मर्दों के न्यूट्रिशन पे तो बेतहाशा तवज्जो दी जाती है, लेकिन मेल बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है उनके न्यूट्रिशन पे, उनके ऊपर। लेकिन लड़कियों को हमेशा जो है एक दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। औरत की सेहत हालांकि देखा जाए तो ज़्यादा अहम है, क्योंकि एक लड़की जो कि जिसने बड़ा होना है, उसने एक फैमिली को रेस करना है और आगे चल के उसको मुख्तलिफ, ज़ाहिरी सी बात है कि डिफरेंट एनवायरमेंट मसाइल दरपेश होते हैं। ज़ाहिर है चाइल्ड बर्थ से गुजरना होता है लड़की ने, तो उसके लिए उसको बचपन से ही सही तौर से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, उसको रुखसत करने की फ़िक्र होती है हमें कि वो चीज़ें जमा हो जाएं।
लेकिन वो अपने ज़िंदगी के जो माइलस्टोन्स हैं उनको कैसे पार करेगी। आई थिंक अब हमें थोड़ा सा ना अपनी सोचों को उस तरफ टर्न करना होगा, अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, उनको महफूज करने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। अब देखें हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ तो वो फैमिलीज हैं जो कि गुर्बत की वजह से, वसाइल के नहीं होने की वजह से मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, जिनके अंदर बेसिक जो न्यूट्रिएंट, जो विटामिन्स, जो आयरन, जो विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब चीज़ों की कमी होती है उन लड़कियों के अंदर। और जब वो प्रेग्नेंट होकर हमारे पास पहुंचती हैं तो फर्स्ट विजिट पे ही पता चलता है कि जी इतनी एनीमिक हैं ये, ठीक है ना। वर्म इन्फेस्टेशंस, पेट में कीड़े अक्सर लोगों के, ये भी बड़े कॉमन है, ठीक है ना। उसके अलावा खवातीन में भी आप कह रही हैं, बिल्कुल खवातीन में भी आते हैं, ठीक है ना। खून की कमी रहती है उनके, उसकी वजह से उनके अंदर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अनडायग्नोज होती हैं, थैलेसीमिया का शिकार होती हैं, कभी पता ही नहीं होता कि जी वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार है, शादी से पहले कभी टेस्ट ही नहीं हुए होते उनके, ठीक है। विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, बेसिक विटामिन्स की डेफिशिएंसी, ये सारी डेफिशिएंट स्टेट में जब वो प्रेग्नेंट होगी तो बताइए कि वो एक हेल्दी चाइल्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकती है। और फिर उसकी अपनी हेल्थ पे जो है वो कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि जब वो उस प्रोसेस से गुजरेगी तो उसके लिए जो है सरवाइव करना वो कितना मुश्किल होगा। और दूसरा पैराडॉक्स दूसरा ये है कि वो फैमिलीज हैं जहाँ पे ओवर फीडिंग है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा फास्ट फूड खाया जाता है, इतनी ज़्यादा ओबीस हो जाती हैं लड़कियाँ, इतने ज़्यादा उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ठीक है ना। टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन जो है, हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है हमारे अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मिल ही रही होती है। अब उन फैमिलीज़ के अंदर तो स्पेशली ख्याल रखना चाहिए कि बच्चियों को ओवर फीडिंग और फास्ट फूड और इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए ताकि उनके वेट गेन ना हो। वो तो इसलिए खिलाते हैं कि पता नहीं अगले घर जाके कैसा माहौल मिले, बच्ची को मिले ना मिले, इसलिए अभी जितना खाना चाहती है, जो मांगती है वो दे दो, लेकिन सेंसिबल ईटिंग होनी चाहिए ना, सेंसिबल ईटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल खाएं, फास्ट फूड भी खाएं, लेकिन देखें कि बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड तो नहीं है, क्योंकि हाई कैलोरी फूड जब लेते हैं आप तो आपके अंदर, जिस्म के अंदर जो होता है इंसुलिन लेवल्स हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मोटापा बढ़ता है, स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाती है, मेल हार्मोन्स फीमेल बॉडी में ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। उसके बाद फिर हार्मोनल प्रॉब्लम, उनको डिफरेंट गायनी के मसले शुरू हो जाते हैं उन बच्चियों के अंदर, मसला ये हो जाता है। तो वो तो बचपन से जो है वो, अब अच्छा हम ये कहते हैं ना अभी तो बचपन है, उम्र क्या है, 10-12 साल की बच्ची है, लेकिन वो बिल्कुल बफेलो शेप हो चुकी होती है, बाकायदा फैट इतना डिपॉजिट हो चुका होता है कि जिस्म लटक रहा होता है, चलने फिरने से स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और वो ऐसा वेट होता है, एक होता है ठोस आपकी बॉडी है, ठोस बॉडी नहीं होती, वो सिर्फ अजीब फूली फूली सी कोई चीज़ हो रही होती है, और फिर उनका यही होता है कि नहीं टीनेज की तरफ बढ़ेगी तो वक्त के साथ कम हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, वो ठीक हो जाती हैं फिर, और ठीक वो खुद नहीं, अगर उनके अपने अंदर इनिशिएटिव होता है तो ठीक होती हैं, और अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लिया हो, समहाउ उनका लाइफस्टाइल सही हो गया हो, या वो जाहिर अपने अपीयरेंस के लिए कुछ लड़कियां कॉन्शियस हो जाती हैं, इसलिए फिर वो मेंटेन करना शुरू करती हैं अपने आप को, तो वो ठीक होती हैं। क्योंकि अगर वंस ओबेसिटी डेवलप हो जाती है तो इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल, इट्स वेरी हार्ड टू लूज वेट। तो मैं कहती हूँ कि बढ़ने ही नहीं दो, वजन शुरू से ही आप उसको कंट्रोल में रखें, ठीक है ना। एक्सेसिवली मैं कहती हूँ कि जी कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, आइसक्रीम्स, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी चाहिए। हमें तो शायद कॉलेज में जाके भी नहीं अंदाज़ा हुआ था, लेकिन अब तो स्कूल में जो है वो ग्रूमिंग और कंपटीशन सारी चीज़ें हो जाती हैं, वरना पहले टीन एज भी क्रॉस हो जाती थी तो लड़कियों को तो था आईब्रोज भी नहीं बनवानी, सैलून भी नहीं जाना। अब तो बहुत यंग लड़कियां जो हैं वो बड़ी अवेयर हैं इस हवाले से, तो जहां आप ब्यूटी पर कॉन्शियस हो रही हैं वहां आप ये कह रही हैं हेल्थ पर भी आपको उतना कॉन्शियस। लेकिन डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि यू शुड स्टार्व योरसेल्फ। यस, आपको न्यूट्रिशन ऐसा लेना चाहिए जिसके अंदर आपका जो है प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हर चीज़ होनी चाहिए बैलेंस्ड अमाउंट के अंदर, विटामिन्स भी होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं अभी क्योंकि इस वक्त हमें देखा जा रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग बसते हैं वो लोग हमें देख रहे हैं,
अब हर शख्स जो है वो प्रॉपर कैलोरीज काउंट करके तो अपने बच्चों को नहीं खिला सकता। जहाँ हम पानी बिजली के मसाइल को रो रहे होते हैं, जहाँ जिस माशरे में आप ये कहें कि माँ बाप जब बच्चों को नहीं खिला पाते तो ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, उस सोसाइटी में जब हम कैलोरीज़ की बात करते हैं तो मुझे थोड़ा सा ये होता है, दुख होता है कि हम किस क्लास के लिए बात करें, उनके लिए भी बात करें जिस वक्त हमें देख रहे हैं, लेकिन जो गुर्बत की सतह है वो उसको छू चुके हैं। तो कौन कौन सी ऐसी मेन जो हमें नॉर्मली चीज़ें हैं, रोटी है, चावल है या दूध है, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आप मिनिमम फैशन को एक साइड पर रख दें और इन्वेस्टमेंट को एक तरफ रख दें, जो बच्चे को आप दें, बेटियों को दें कि थोड़ा बहुत उसमें वो मैनेज कर सकें अपनी सेहत को? देखें, बात ये है कि आपको कम से कम मिनिमम थोड़ा बहुत प्रोटीन ज़रूर देना चाहिए उनको। गोश्त हो गया, दालें हो गई, अंडे की फॉर्म में, दालों की फॉर्म में, लोबिया है, दालें हैं आपकी डिफरेंट, ठीक है, उनमें आयरन भी होती है, जैसे रेड लोबिया है, रेड बीन्स हैं, उसके अंदर आयरन भी अच्छी क्वांटिटी में होती है, दालें हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत गोश्त ले लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लें, सही, ठीक है ना। अगर ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड करते हैं तो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब तो मूंगफली ये सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट है और बहुत आसानी से मिल जाता है, वो उसका इस्तेमाल और बिल्कुल। और उसके अलावा जो है आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, दूध दही की फॉर्म में, ठीक है ना, कम से कम उनको 2 ग्लास दूध के ले लें या दही की फॉर्म में ले लें, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, वेजिटेबल्स लें, कम से कम दिन में 1 या 2 फ्रूट तो दिया करें, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है बाकी अपनी घर में जो कुछ खाना पकता है बहरहाल वो उनको लेना चाहिए। देखिए, डाइट में आपके फाइबर भी होना चाहिए, राइट, कार्ब्स भी हो, ठीक है ना, कार्ब्स भी हो, फाइबर भी हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत फैट हो, ठीक है ना। लेकिन ये कि आप बहुत ज़्यादा जो है एक्सेसिवली, जैसे चीज़ है या मेयोनीज़ हैं या इस टाइप की चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ही हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं, वो चीज़ें अवॉइड करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये भी एक है ना, इस तरह के लोग हैं, हम दूध हम नहीं पीते कि हम मोटे हो जाएंगे, वज़न बढ़ जाएगा, रोटी नहीं हम खाते, लेकिन हम पिज़्ज़ा और बर्गर पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि ठीक है वो सही है, वहाँ जाकर हमारा दिल मुतमईन हो जाता है, लेकिन हम अपनी जो चीज़ें हैं जो शायद प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल की जाएँ तो इतना नुकसान ना पहुँचाएँ। दूध एक औरत के लिए किसी भी उम्र में कितना ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ चुके हैं कि इससे वज़न बढ़ने लग जाता है। नहीं, देखें, दूध जो है कैल्शियम विटामिन डी की बहुत अच्छी सोर्स है, और आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ कौम हमारे अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है। और मैं ये भी बताऊंगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी से जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का नाम आपने सुना होगा कि आजकल लिंक किया जा रहा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से पॉलीसिस्टिक ओवरीज और टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है। ओह रियली? अच्छा, तो यहाँ तक लिंक हो रहा है, ठीक है। दूध हर उम्र में औरत के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना, बच्ची है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी बोन्स की, हड्डियों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद दूध रिप्रोडक्टिव एज में जो फीडिंग मदर है, जो प्रेग्नेंट औरत है, उसके लिए ज़ाहिर है तहाशा ज़रूरी है कैल्शियम विटामिन डी। जो फीडिंग लैक्टेटिंग मदर है इक्वली वो जाहिर है बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको इसके लिए ज़रूरी है। फिर बुढ़ापे में औरतों को जैसे हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है तो उनकी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है और इस तरह की प्रॉब्लम। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थ्रू आउट हम डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में रखें, ठीक, अपनी रूटीन में रखें। हम एक ग्लास जो है, डॉक्टर साहब ने कहा 2 ग्लास, आप 2 ग्लास नहीं पी सकते तो 1 ग्लास जो है वो लाजमी, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी डाइट में रखें। अब जो अगर हम अपने एशियंस की बात करें, हर दूसरी औरत में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। आप टेस्ट कराते हैं, आई थिंक 30-35 एक नॉर्मल एवरेज है ना विटामिन D3 के लिए, और ख़वातीन का कितना आ रहा होता है? 5-6 4 एग्जैक्टली, इतना कम है। और फिर ये होता है कि उठते बैठते हुए जिस्म में दर्द है, हड्डियाँ टूटने लग जाती हैं। ये कंप्लेंट्स अगर आपको है कि आपको बहुत थकन होती है, आप लेथार्जिक, डॉक्टर साहब ऐसी फीलिंग है ना? बिल्कुल। और आप देखेंगे जब सप्लीमेंटेशन होती है उनकी तो ड्रामेटिक चेंज आता है उनके अंदर। अब तो वैक्सीनेशन हो जाती हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन का। तो मसला यही है कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर रहे तो आपके अंदर किसी तरह की डेफिशिएंसी नहीं होगी और फर्दर लड़की को जो है शादी के बाद मसाइल नहीं होंगे, ठीक है ना, हार्मोनल डिसबैलेंसेस नहीं होंगे। और उसके अलावा उसकी जाहिर सी बात है कि इफ़ शी गेट्स प्रेग्नेंट तो
लेटर ऑन उसके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो आपने कहा बचपन में जो है अपने बच्चों को वो प्यार लाड में एक्सेस मत खिलाएं, चॉइस होनी चाहिए आप क्या खिला रहे हैं वो खिलाएं जिसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले उसे। और फिर जब टीन एज की तरफ बढ़ते हैं तो उस वक्त हार्मोनल चेंजेस होना जिस्म में शुरू हो जाते हैं। एक तो शक्ल बड़ी अजीब सी हुई भी होती है आपके उस दौर की, आप तस्वीरें उठा के देखें ना कैसी डिफरेंट, हर आपका खदो खाल तब्दील हो रहे होते हैं उस टाइम पर। सो कुछ लोगों के साथ होता है कि एक्नी भी नहीं होती, लेकिन कुछ लड़कों में लड़कियों में एक्नी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, बालों के बड़े चेंजेस आ रहे होते हैं, बॉडी वेट में चेंज आ रहा होता है, हाइट में चेंज आ रहा होता है। ये तमाम चीज़ें आपकी टीन एज में हो रही होती हैं। जाहिर सी बात है कि जो टीन एज के अंदर जो है बॉडी जो होती है एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, तो चेंजेस तो आते हैं, लेकिन उसमें बस माओं को ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बच्चियां जो है वेट गेन ना करें। ठीक है ना। और ये कि ये भी ना हो कि उनके अंदर इतना ज़्यादा अपने आप को स्लिम रखने का वो बारबी वाला क्रेज हो कि जी दे शुड लुक लाइक बारबी डॉल, तो ये भी ना हो कि अपने आप को वो मेलनरिश कर लें, क्योंकि एक्सेसिव डाइटिंग भी होती है। कुछ लड़कियों के अंदर ये भी टेंडेंसी होती है कि इतना ज़्यादा वो एक्सेसिवली अपना जो होता है वर्कआउट कर रही होती हैं और डाइटिंग कर रही होती हैं कि दे बिकम एनेमिक, और बिल्कुल हाँ, दे बिकम एनेमिक और मेलन्यूट्रिशन उनके अंदर आ जाता है। तो मसला ये ज़रूरी है कि मतलब उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है BMI वो उनका विद इन लिमिट्स रहे। अच्छा। ना अंडरवेट हो लड़की बहुत ज़्यादा, ना ओवरवेट हो लड़की। ठीक है। ये जो एक्सेस आप देखते हैं कुछ के साथ प्रॉब्लम होता है, एक्नी का प्रॉब्लम होता है, ये अनवांटेड फेशियल हेयर्स होने लग जाते हैं, ये यही बात होती है कि अच्छा ये देखें आप, ये प्रॉब्लम आपको इसी एज में शुरू हो जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम होना है ऐसी कंडीशन में मुख्तलिफ क्रीम्स का, फिर अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो आपको मेडिसिन्स भी जो है वो रेफ़र कर रहे होते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या ये तमाम चीज़ें भी आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं? फिर एक्नी का ट्रीटमेंट कैसे करें, या जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रही है उनको कैसे ट्रीट करें? देखिए मसला ये है कि अगर एक्सेसिवली एक्नी हो रही है, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है, फेशियल ग्रोथ, तो फिर आप डर्माटोलॉजिस्ट को तो कंसल्ट करते ही हो, लेकिन आप गायनेकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बाज़ वक्त ये जो चीज़ें हो रही होती हैं ये किसी किस्म की हार्मोनल डिसबैलेंस को, बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो उसमें फिर ऐसा होता है कि हम पेशेंट के हार्मोन एनालिसिस करा के देखते हैं कि बॉडी के अंदर कोई मेल हार्मोन्स एक्सेस तो नहीं हो रही, या इंसुलिन लेवल्स तो नहीं बढ़ रहे, पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है। और सब्सिक्वेंटली फिर हम उनको उसी तरीके से गाइड करते हैं कि जी लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज, डाइट से लाइफस्टाइल चेंजेस लाएं, अपना वेट कंट्रोल करें, और उनको कुछ ऐसी मेडिकेशंस देते हैं जिससे कि जैसे कि मेटफॉर्मिन वगैरह के उनके इंसुलिन लेवल्स नीचे आएँ। ठीक है ना। और उसके अलावा उनको कुछ एंटी एंड्रोजन जैसे अगेंस्ट मेल हार्मोन जो हमारे पास मेडिकेशंस होती हैं वो देते हैं कि उनकी स्किन राइट। ठीक है ना। तो आप ये कह रही हैं कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ट्रीट करने से बेहतर है कि आप उसके साथ साथ जो है वो हार्मोनल अपना जो है वो भी उसको भी बैलेंस कराएं। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास डेफिनेटली वो करेंगे तो ये बाकी क्योंकि ऊपर से क्रीमें लगाते रहेंगे तो क्या फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखें बात ये है कि बास का तो खैर होता है कि इडियोपैथिक होता है, विदाउट एनी कॉज, उनकी फैमिली प्रीडिस्पोजिशन होती है कि उनको होते ही हैं ये चीज़ें, लेकिन इनको इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखें जितनी जल्दी इवेल्युएट होगा और जितनी जल्दी बच्ची की ट्रीटमेंट होगी, लेटर ऑन लाइफ में उसको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है। क्योंकि अगर उनकी बॉडी केमिस्ट्री ठीक हो जाती है तो जैसे उनकी शादी होती है तो इट्स ईजियर फॉर देम टू गेट टू कंसीव। ठीक है। अच्छा, ये जो हम PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो हम जिक्र कर रहे हैं ये भी बहुत कॉमन है। आप हर आपको शायद किसी सैलून में भी चले जाएं या इट्स गुड एक मजमे में आपको एक दो खवातीन ऐसे मिल ही जाएंगी जो इसका शिकार होंगी, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर अनवांटेड फेशियल हेयर हो चुके। ये क्यों होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है? बिल्कुल ट्रीटमेंट मुमकिन है। और क्यों होता है मैंने अभी भी जिक्र किया था कि हमारी जैसे हम लोगों के अंदर डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, और टाइप 2 डायबिटीज़ का जो वजह होती है वो ये होती है कि जिस्म में आपकी बॉडी जो होती है वो इंसुलिन एक्ट नहीं कर रहा होता आपके सेल्स के ऊपर, तो बॉडी के अंदर एक सिग्नल मिलता है कि जी इंसुलिन ज़्यादा बने हमारी बॉडी के अंदर। तो इंसुलिन जब ज़्यादा हो जाती है, हाइपर इंसुलिनीमिया, तो वो फिर सारी चीज़ों को
मतलब बॉडी वेट भी बढ़ाता है, एंड्रोजन्स बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, तो वेट गेन भी होता है ऐसी लड़कियों का, हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, एक्नी भी शुरू हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अब उनको ट्रीटमेंट का वही तरीका मैंने बताया कि मेडिकेशन से ट्रीट किया जा सकता है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास प्लस कॉस्मेटोलॉजिस्ट का भी जाहिर सी बात है, इट शुड बी, हाँ, दे शुड बी सीन टुगेदर बाय गायनेकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ओके राइट जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। आज हम विमेन हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर उज़्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और आज हम इनसे बात कर रहे हैं। बड़ी बेसिक्स बातें होती हैं, इंशाल्लाह मैं इनको आगे भी बुलाती रहूँगी, तो फिर मज़ीद जो है वो औरत की ज़िंदगी में आने वाले हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो उनको हम डील करेंगे कि वो अच्छे से जो है वो समझ सके और डील कर सके। बट आज जो बेसिक बात हो रही है वो यही है कि माँओं की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बच्चियों को एक्सेस ना खिलाएँ, ज़रूर खिलाएँ, लेकिन वो खिलाएँ जिससे उनकी सेहत को फ़ायदा पहुँचे, उनके जिस्म को फ़ायदा पहुँचे। और ये लड़कियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मोटापे को भी कंट्रोल करें, और अगर वो बहुत ज़्यादा डाइट करी हैं तो वो उनके लिए गलत है, क्योंकि आगे जाकर जो है वो रब ने हर औरत को एक दर्जा देना होता है जो माँ का दर्जा है, और उस तक पहुँचने के लिए आपको लाइफ के कुछ माइलस्टोन्स हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। और अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप उन माइलस्टोन्स को जो है ना वो अच्छे से पार कर सकेंगे। तो इसी हवाले से आज हमारी बड़ी बेसिक जो है वो गुफ्तगू डॉक्टर साहिबा से हो रही है। हम सिस्ट के हवाले, पॉलीसिस्टिक ओवरी के हवाले से बात कर रहे थे कि वो अक्सर ख़वातीन में डायग्नोस होती है, और उसके बाद जो है वो चेहरे पे तब्दीली आने लग जाती है, मतलब हेयर ग्रोथ है या ये तमाम मसाइल हैं। डॉक्टर साहब कि गायनेकोलॉजिस्ट का ही रोल है कि उसके पास जाएं? नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ जाहिर है इन द मीन टाइम मेडिकेशन असर करेंगी, इट विल टेक सम टाइम, तो जाहिर है अपीयरेंस तो इंसान की बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो दे कैन कंसल्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एज वेल। ठीक है, तो जो उनके मीन्स हैं यू कैन गो फॉर दैट कि आप एक्सेस हेयर को लेज़र करा लें या वट एवर यू डू, ठीक है ना, ब्लीचिंग और आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि क्योंकि न सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट को मैं क्यों कह रही हूँ कंसल्ट करें, क्योंकि अगर उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाए तो हम उसको बिफोर हैंड ट्रीट कर सकते हैं, बिफोर इट गेट वर्सन्स। ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस आपको आगे फेस करनी पड़े वो यहीं पर डील किया जा सकता है। ठीक है ना, यंग एज में ही डायग्नोज हो जाए और ट्रीट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना, और वो वही बात है कि वंस दे गेट मैरिड तो फिर उनको आगे प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छा, ये क्या मुझे बताइए कि जो हार्मोनल जो है वो चेंजेस आते हैं, तो उसमें जिस तरह हमने कहा पॉलीसिस्टिक ओवरी का एक बड़ा प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ने कहा टाइम पर अगर आप डायग्नोसिस करा लेंगे, डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप चले जाएंगे तो यस इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। वहीं थायराइड का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, अब आप ख़वातीन में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल वही फेलोशिप बॉडी हो जाती है। अब इट डिपेंड्स कि हाइपो है या हाइपर है, और जो है वो चेहरा भी बिगड़ जाता है, और उसमें भी जो है ख़वातीन को अक्सर आगे जाकर ये जो है कंसीव करने में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो क्या ये भी एक प्रॉब्लम बन रही है इन तमाम इश्यूज़ में? बिल्कुल, थायराइड प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और अंडर डायग्नोस्ड है, क्योंकि बहुत सारे होता ये है कि जैसे इनफर्टाइल पेशेंट पहुंचता है डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए, तो हमारे यहाँ बड़ी ब्लैंकेट पॉलिसी एक ये होती है कि जी ये गोलियां हैं, ये 5 दिन खा लो तुम और तुम्हारे जो हैं प्रेग्नेंट हो जाओगी। तो बहुत सारी दफ़ा मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनकी बेसिक हार्मोन टेस्टिंग की ही नहीं की होती, और कितने साल तक थायराइड टेस्ट नहीं होता, जब करवाते हैं तो पता चलता है कि बेसिक मसला तो थायराइड का है। आप कितना ही ट्रीटमेंट ले लें, अगर आपका थायराइड लेवल करेक्टेड नहीं है तो आप कंसीव नहीं करोगे। ठीक है ना, तो थायराइड की इवैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और वही है कि जब
भी पेशेंट आए, डॉक्टर से भी यही रिक्वेस्ट है कि पहले उनके हार्मोन एनालिसिस करवा लें इफ़ दे आर अनेबल टू कंसीव। अच्छा, इस प्रॉब्लम के साथ अगर आ रहे हैं तो पहले हार्मोन टेस्ट करा लें, बेसिक वर्कअप कराने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट। अच्छा, आप कह रही हैं कि अगर इनफर्टिलिटी का किसी को प्रॉब्लम है तो कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो ज़रूर करा लेने चाहिए ताकि फिर एक प्रॉपर पिक्चर मौजूद हो, आपको पता है कि ये रास्ता है, इस तरफ आपको आगे बढ़ना है। जब आपको किसी रास्ते का ही नहीं पता होगा तो फिर आप मंजिल की तरफ कैसे बढ़ सकेंगे। तो डॉक्टर साहबा, कौन कौन से टेस्ट हैं जिस तक मेरी ख़वातीन देख रही हैं जो अगर अल्लाह ना करे इस तरह के किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं और अब तक वो टेस्ट नहीं करा सकी तो वो ये करवा लें? एक तो आपने कहा थायराइड कराना है, और कौन से टेस्ट हैं? देखिए वो तो देखिए ऐसा है कि अगर आप इनफर्टाइल पेशेंट के हवाले से बात करिए तो मैं मोटी मोटी सी बात ये बता दूं कि अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा कपल और कपल आता है हमारे पास तो हम सिर्फ नहीं देखते। मेरा उसूल ये है कि वी हैव टू, दोनों जो पार्टनर्स हैं दोनों की इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा, नहीं खुशखबरी आ रही, तो आप जो हैं ये देखें कि क्या फीमेल की सही तौर से एग ओव्यूलेशन हो रही है, एग्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, हाँ, मेल पार्टनर की रिपोर्ट ठीक है या नहीं है, और कोई पैसेज में रुकावट है या नहीं। ठीक है। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही, जैसे वेट गेन है, एक्नी है, सूट है, लग रहा है कि हम सस्पेक्ट करें कि थायराइड प्रॉब्लम है, तो हम फिर हार्मोन टेस्ट कराते हैं। हार्मोन जो टेस्ट कराते हैं हम, उसमें FSH का टेस्ट होता है, LH, थायराइड का टेस्ट होता है, प्रोलैक्टिन का टेस्ट होता है, क्योंकि कभी कभी प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ज़्यादा होता है। तो ये कुछ 3-4 टेस्ट, इंसुलिन के टेस्ट होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको आपको जो है, जिसमें आपका एक प्रॉपर डायग्नोसिस सामने आ जाता है। जो मैं भी डॉक्टर साहब से बात भी कर रही थी कि जो थायराइड की पेशेंट, अक्सर ख़वातीन ऐसे होती हैं, बाल बच्चे सब माशाल्लाह से सेट है, उसके बाद उनको डायग्नोसिस होता है कि थायराइड का प्रॉब्लम है। ये किसी भी एज में किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको यंग एज में है तो डेफिनेटली जब आपकी बॉडी का शेप ख़राब होने लग जाएगा तो वो आपके लिए भी बुरा होगा। सो इसलिए आपको इनिशियली अगर आप इसको ट्रीटमेंट करा लेंगे तो फिर अपनी सेहत के हवाले से भी बाकी भी कॉम्प्लिकेशन जो हैं उनसे आप इसको बचा सकते हैं। मुझे डॉक्टर साहबा ये भी आपसे जानना है कि जो थायराइड है इसमें तो आप मेडिकेशंस पर चले जाते हैं ना, आपने वो लेनी है थ्रू आउट द लाइफ, तो फिर ये तो ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है? नहीं, ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। देखें, एक्चुअली थायराइड को इवन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ही ट्रीट करूँगी। अगर मैं देखती हूँ कि पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, थायराइड के डॉक्टर्स होते हैं, हम पेशेंट को उनको रेफ़र कर देते हैं, वो उनका वर्कअप कराते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मतलब जेनेटिक, मतलब मौरूसी बीमारियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से थायराइड प्रॉब्लम रहता है, फैमिलीज़ में रहता है, तो वो सारा वर्कअप होता है और वो फिर उनको मेडिकेशन देते रहते हैं। लेकिन उसका ट्रीटमेंट छोड़ना नहीं चाहिए बीच में। लोग ये करते हैं 1 महीना दवा खा ली फिर छोड़ दिया। जो सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ नॉन कंप्लायंस। मैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज का भी ये कहूँगी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी ट्रीट नहीं होती कभी। ठीक है। ये डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है। ओके, ये थ्रू आउट द लाइफ इसको डील करना है। उस लड़की को अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो उसने उसको डील करना है अपने लाइफ के डिफरेंट फेजेस में। क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज यंग एज में तो ज़ाहिर अपीयरेंस ख़राब करेगी, वो सारा कुछ है आपका इशू। फिर आपकी फर्टिलिटी के हवाले से कंसीव नहीं करते। लेटर ऑन लाइफ में मिडिल एज में फिर हार्मोनल उनको दूसरे पीरियड्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, आगे चल के ये कैंसर में भी हो सकता है, यूट्रस का कैंसर भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाले की वजह से हो सकता है। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि पॉलीसिस्टिक ओवरी थ्रू आउट द लाइफ चलती है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि किसी बच्ची के साथ इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो एक सोच भी अजीब सी लोगों के जहन में आती है कि शायद इसके लिए आगे शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी। बट येस डॉक्टर साहब, यही मैं पॉइंट रखना चाह रही हूँ कि हर चीज़ ट्रीटेबल है, उसको ट्रीट करें, उसको मैनेज करें। जिस तरह आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं, मेडिसिन लेते रहेंगे वो ठीक रहेगा, नहीं लेंगे तो वो चीज़ छिड़ जाती है, बिगड़ जाती है और मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। इसी तरह आप कह रही हैं हार्मोनल इश्यूज भी हैं जिनको डील किया जाता है। ऐसी बाज़ वक्त बच्चियाँ आती हैं मेरे पास, लाइक 20 साल एज है, 19 साल एज है और वेट उनका 105 किलो, 106 किलो। अब आप ये देखें उस बच्ची की अपीयरेंस, उसकी ईगो, उसका सब कुछ ज़ीरो पे होता है क्योंकि उसकी अपीयरेंस इतनी ख़राब हो चुकी होती है। अगर उसकी अम्मा ने जल्दी दिखा लिया होता, जल्दी हम उसको कंट्रोल कर रहे होते, उसको काउंसलिंग हो गई होती तो उसकी अपीयरेंस शायद ऐसी नहीं होती। ठीक है
है ना। सबसे पहले तो इंसान अपीयरेंस ही देखता है ना, फिर उसके बाद फिर आपकी बॉडी के अंदर क्या है ये किसको पता है, ठीक है ना। लेकिन बात ये कि सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो जाती है अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी। बच्चियों की स्पेशली टीनेज में और 20s में सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो जाती है ऐसे लोगों की, ठीक है। राइट, ये तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, इसको बिल्कुल मैनेज सही बर वक्त करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और बताऊंगी मैं, वो ये कि आप जो है अल्टरनेट मेडिसिन अगर ले रहे हैं, होम्योपैथिक हकीमी, ज़ाहिर है इलाज हर चीज़ का मौजूद है, सारी थेरेपीज हैं, थेरेपीज सारी हैं, इलाज है, लेकिन आप प्लीज़ ये देखें कि प्रॉपर आदमी से इलाज करवाएं। अगर अल्टरनेट मेडिकेशन पे जा रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बिल्कुल वो भी एक ज़ाहिर है एक इल्म है, लेकिन होता ये है कि मेरे पास ऐसी लड़कियां आई हैं जिनका 20 इयर्स में उनकी हार्मोन्स ऐसी थी जैसे 50 ईयर ओल्ड, बिल्कुल उनके ओवरीज में एग्स बिल्कुल ख़त्म हो गए, ओवेरियन फेलियर में चली गई, जिसको हम कहते हैं गलत ट्रीटमेंट्स की वजह से, गलत ट्रीटमेंट्स की वजह से यंग लड़कियां की ओवरीज मतलब इतनी ज़्यादा उनको डैमेज हो गई वो ओवरीज के दे वर प्रोड्यूसिंग नो मोर एग्स। जैसे एक 50 ईयर ओल्ड को मेनोपॉज हो जाता है तो प्री मैच्योर मीनोपॉज हो गया उन बच्चियों को। ओहो, और सिर्फ गलत ट्रीटमेंट की वजह से। डॉक्टर साहब ने कहा ये जो क्वैक्स है ना, वैसे तो डेफिनेटली जिस तरह थेरेपी होम्योपैथिक है, मुख्तलिफ जो है पैथीज हैं या हर्बल है, इसमें अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट कराते हैं तो यस, वहीं पे बात आ गई कि कितना प्रोफेशनल है जो आपका ट्रीट कर रहा है। अगर आप क्वैक्स के पास जाते हैं, ये तो जिस फील्ड में आप हैं इसमें भी बेशुमार क्वैक्स मौजूद हैं और उनके हाथों से कितने सारे नुकसान हो जाते हैं। मेडिकेशन के साइड इफेक्ट तो हमको पता है ना कि जी ये डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी तो मैं उसको ये तो बता सकती हूँ इसका ये साइड इफेक्ट है। वो तो अननोन मेडिकेशन ले रही होती हैं वो बच्चियाँ, और उसके बाद वो आती हैं हमारे पास, उनकी जो हार्मोन एनालिसिस होता है वो ऐसा होता है जैसे कि 60-70 साल की औरत का हार्मोन एनालिसिस होता है। ओके, उनकी ओवरीज फेल हो चुकी होती है। राइट। डॉक्टर साहब, अभी आपने मेडिकेशंस की बात की, तो हमारे यहाँ अक्सर जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, वो चाहे रंग गोरा करने की बात हो, स्किन के मसाइल हों, अक्सर अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कि आपकी हाइट जो है वो अच्छी हो, मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं। ना हाइट ज़्यादा करने के लिए मेरे पास एक है, बहुत प्यारी सी बच्ची है, लेकिन उसने ली थी वो मेडिकेशंस, अननोन मेडिकेशंस, एंड नाउ शी हैज ओवेरियन फेलियर। इतनी प्यारी बच्ची है वो, लेकिन वो अब वो लाइफ के उस मोड़ पर खड़ी है कि वो वहाँ पर, अब आप सोच लेना ये कितनी बड़ी, कितनी छोटी सी चीज़ है। आप कहते हैं यार मेरी अपनी ज़िंदगी ना, मेरी चॉइस है, आपने एक मेडिसिन उठाया, आपने पॉपन कर ली, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये कौन जानता है कि आप वो जो एक चीज़ खा रहे हैं, यही डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि आप उनकी वजह से मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जो चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के इंजेक्शंस हैं जो आपके ब्लड में चले जाते हैं, या आप जो मेडिसिन लेते हैं, क्या वो भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस? ये सारे देखें ना, आजकल तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की इतनी बात हो रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, और अगर आप खुद भी गूगल सर्च करके देखें या आर्टिकल्स देखें, लेटेस्ट आर्टिकल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरीज पे ये आर्टिकल पढ़ रही थी, तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो प्री डिस्पोज कर रही हैं पॉलिसी। इवन जो प्लास्टिक्स हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव्स में, खाने जो है उसमें बिस्फिनॉल्स होते हैं, वो लीथल है हमारी सेहत के लिए। अच्छा, ठीक है ना। जो पेस्टिसाइड्स, वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स पड़े हैं, जो वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह, हार्मोनल डिसबैलेंसेस कर रहे होते हैं, फर्टिलिटी प्रीडिस्पोज कर रहे होते हैं। जो चिकन हम खा रहे हैं, हाँ, जिसमें सारा प्रिजर्वेटिव्स मिल्क में डाले जा रहे हैं, वो सब नुकसानदेह हमारे लिए। तो इस वक्त तो हम बड़ा ही एक्सपोज्ड हैं एनवायरमेंटल टॉक्सिन से, तो हम सब जो है एक्सपोज्ड हैं, पोल्यूशन अलग है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ नॉर्मली बीफ नहीं खाया जाता, मटन भी अक्सर ख़वातीन अवॉइड करती हैं, तो वो इस्तेमाल क्या कर रही होती हैं, सिर्फ वो चिकन इस्तेमाल कर रही होती हैं, और वो टोटल हार्मोनल चिकन है जिसको हार्मोन्स दे दे के बड़ा किया जाता है। अब उनकी डाइट में और कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि दालें सब्जियाँ खाने का भी हमारे यहाँ फैशन नहीं है, तो वीक में शायद 6 दिन जो है सिर्फ वही चिकन खाया जा रहा होता है। और अगर किसी ने तो बड़ी मेहरबानी है उसकी, क्योंकि वो भी हम सर्दियों में खाते हैं, हमारे यहाँ बाकी महीनों में यही मैं कह रही हूँ ना कि टीनेज में इस वक्त इतना कॉमन होते जा रहा है प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इतने ज़्यादा टीनेज लड़कियाँ प्रॉब्लम्स के साथ आ रही हैं अब
कि आई थिंक नेवर एवर इन माय लाइफ मैंने इतना देखा है जो अब लेटली मैं देखती जा रही ठीक, एक और मैंने खुद भी ये बहुत ज्यादा, मैंने तो इस चीज को And बहुत this is कंट्रोल alarming. किया है। This is alarming. मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, जो अब अगली बात है वो ये है कि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जो हमारे यहाँ अब पानी का लोगों ने पीना छोड़ दिया है, उनको पानी में जायका ही नहीं महसूस होता, उनको हर खाने के साथ कोई चीज़ ऐसी चाहिए होती है जो कार्बोनेटेड हो। ये जो सोडा ड्रिंक्स हैं इनका जो इस्तेमाल है जो बहुत बढ़ गया है, हर खाने के साथ आपको चाहिए, क्या ये भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की? बिल्कुल है ये प्रॉब्लम्स, दे आर नो गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। और इनमें सिर्फ हम शुगर ही ले रहे होते हैं, एक्सेसिवली हम शुगर्स ले रहे हैं, चस्के के साथ शुगर ले रहे हैं। तो मसला यही है कि ये सब चीज़ें मैं यही कहती हूँ ना, मैं तो हर पेशेंट को अपने यही कहती हूँ कि नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो जूसेस। अच्छा, जूस फॉर्म में हमारे एक ये ट्रेंड अलग हो गया है कि फ्रूट को चबा के नहीं खाएंगे, हर चीज़ जूस फॉर्म में लेंगे। जूस फॉर्म में होता ये है कि आपकी जो ब्लड शुगर है आसानी से जूस जो होता है आपको डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप फाइबर के साथ फ्रूट खा रहे हो तो वो स्लोली एब्जॉर्ब होगा, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स इतने एकदम से हाई नहीं होंगे। और जब आप जूस ले रहे हो तो सडन एब्जॉर्प्शन होती है, तो ब्लड शुगर्स आपकी एकदम ऊपर जाती हैं, हाई होती हैं। वो अगर प्रेग्नेंट औरत है तो उसके बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैं यही कहती हूँ कि डायबिटीज इज लाइक दीमक। तो वो दीमक की तरह बच्चे को मिसकैरेज भी बढ़ा देती है, मिसकैरेज रेट भी डायबिटिक का ज़्यादा होता है, एबनॉर्मेलिटी बच्चों में, आने वाले बच्चे में एबनॉर्मेलिटी का रेट ज़्यादा होता है, पेट में पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, बच्चे का अराउंड पॉलीहाइड्रोमनियोस हो जाता है, बच्चा जल्दी डिलीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस की वजह से। ये इन तमाम और बच्चे की डेथ में, पेट में बच्चे की डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ के साथ। डायबिटीज़, अच्छा, कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती नहीं है लेकिन वो आफ्टर कंसीव उनको ये चीज़ डायग्नोस वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, होती नहीं, वो एग्जिबिट, प्रेगनेंसी एक लोड है ना। अच्छा, वो जब उनको लोड मिलता है तो वो एग्जिबिट करती है बॉडी उनकी। ओके, तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री और डायबिटीज की, उनको तो बहुत ही ध्यान से खाना पीना चाहिए। अच्छा, उनको फिर सांप लेके घूम रहे हैं वो अपने साथ ना, बिल्कुल। तो बस ये है कि वो कब डसे से पहले आप उसको जो है बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका जाहिर है एक आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, एक आपका एनवायरनमेंट है, जो आप खा रहे हो, जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो आपकी डाइट है, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक, राइट। तो वो दोनों चीज़ें एग्जिबिट करेंगी। जीन्स लेके आ रहे हैं बीमारी को, लेकिन जब तक आप दुरुस्त मतलब तरीके से ज़िंदगी गुजारें वो एग्जिबिट नहीं हो रही बीमारी। लेकिन जैसे ही आपने लोड मिला आपको शुगर का, वेट का, तो आप डायबिटिक हो गए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एनीमिक जिस तरह आपने भी खुद भी जिक्र किया, और आप यहाँ पर यंग बच्चियों को भी देख लें तो वो बहुत एनीमिक हैं, ख़वातीन में बड़ा प्रॉब्लम है, वो एनीमिक होते हैं। फिर वो आपका चेहरा जो है वो कहते हैं आपके पूरे जिस्म का हाल, आपकी सेहत का हाल बता रहा होता है। फिर आपको पिगमेंटेशन हो, छाइयाँ हो, डार्क सर्कल्स हो, मुख्तलिफ तरह की आपके चेहरे पर भी नुमायाँ होने लग जाती चीज़। आई डोंट नो अब कितना इससे एनीमिक होने से इसका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, क्या ये ताल्लुक बनता है कि अगर आप एनीमिक हैं तो आपके चेहरे पर ये तमाम मसाइल होंगे? बिल्कुल, एनीमिया के साथ ये सारे मसाइल होंगे। और एनीमिया की वजह से होता ये है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका मतलब लाइफ स्टाइल इफेक्ट हो रहा होता है, एक्टिविटीज़ सारी जो होती हैं थके थके रहेंगे, हर वक्त चिड़चिड़ाहट रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, आपका परफॉर्मेंस ख़राब रहेगा, और झाइयाँ और स्किन ख़राब, ये सारा कुछ जो है पेल सी स्किन होगी, ठीक है ना। तो ये इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या कलेजी खाते हैं? अब जिस तरह अभी सिट्रस फ्रूट है, अनार हैं, बेरीज हैं, कहते हैं आप इनका इस्तेमाल करो। आप एज अ गायनोकोलॉजिस्ट क्या रेकमेंड करती हैं ख़वातीन को जो एनीमिक होती हैं? सबसे अच्छी सोर्स जो आयरन की है ना वो है हीम आयरन। हीम आयरन यानी गोश्त में जो आयरन है, ओके, ठीक है ना। रेड मीट, और रेड मीट नहीं तो वाइट मीट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें प्रोटीन भी मिलेगा, स्पेशली जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके लिए मैं कहती हूँ कि रेड मीट का इस्तेमाल बढ़ा दें, ठीक है। अगर डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं तो बहुत ज़्यादा बीफ नहीं लें, लेकिन मटन लें, ठीक है। उसके अलावा जो है आप फिश भी ले सकते हो, चिकन भी ले सकते हो। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स में भी अच्छी आयरन होती है। खजूर में आयरन अच्छी है, अगर डायबिटिक टेंडेंसी नहीं है तो खजूर इज अ गुड सोर्स,
ठीक है। उसके अलावा आप जो है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर डायबिटिक टेंडेंसी वाले होते हैं, इसलिए होते हैं। खजूरें में मनाई हाँ, आप बिल्कुल ना इस्तेमाल, पता चला आप कल को कहें कि डॉक्टर साहब ने कहा था आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप आई। एक बेसिक बहुत ज़रूरी है कि आप तक नॉलेज पहुँचे कि आप अपने वज़न का ख्याल रखें। देखें जो भी आप खाते पीते हैं ना, ये आगे जाकर आपको पे बैक करता है, इसलिए चॉइस ऑफ फूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा खाइए ताकि आप अपनी सेहत को मेंटेन रख सकें। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।